हेलो, कैसे हो सारे लोग? होपफुली फाइन। तो हम लोग स्टार्ट करते थर्मो या कंटिन्यू करते सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन का एक सबसेट था क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करते। इफ अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब फोर्स अगर x के प्रोपोर्शनल और अपोजिट है तो उस केस में जो पार्टिकल का मोशन होगा वो कैसा होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में उसका डेरिवेशन किया था कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने कर क्या वेलोसिटी आएगी और क्या पोजीशन टाइम फंक्शन आएगा। फिर दूसरे केस में हम लोगों ने पढ़ा था, सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई मोशन हो रहा है तो कैसे चेक करेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे और 4-5 एग्जांपल्स हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं कि जो हम लोगों की इक्वेशन आई थी, एक्स टी फंक्शन आया था, उसको सर्किल से कैसे देखते हैं और रिलेटेड फंक्शंस कैसे निकालते हैं और फेजेस के साथ कैसे डील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा वो फेज का पार्ट आएगा। फिर हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने क्या किया था कि कोई पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो हम लोग उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन डिफाइन करते थे। इसी को क्या बोलते थे? इसको बोलते थे सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। एक साइड पर मैक्सिमम जहां तक जाता था इसको बोलते थे राइट एक्सट्रीम, और दूसरी साइड पर जहां तक मैक्सिमम जाता था इसे बोलते थे लेफ्ट एक्सट्रीम। और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से राइट एक्सट्रीम या लेफ्ट एक्सट्रीम की डिस्टेंस कैसी आती? सेम आती थी। उसी को क्या बोलते थे? एम्पलीट्यूड बोलते थे। तो जो अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन आ चुकी थी वो आई थी x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी और प्लस फाई। ये इन जनरल इक्वेशन आई थी। वैसे हम लोगों ने निकाला था x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि फेजेस के साथ कैसे डील करना है, राइट? तो पहले वहां तक पहुंचते, लास्ट में हम लोग अभी फेजेस के साथ डील करेंगे और वो समझ में आ गया, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन भी समझ में आ गया और सारा वेव से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो सिंपली समझ में आ गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एक साइन कॉस फंक्शन और दूसरा उसका फेज। और जो इनके साथ डील कर ले गया वो वेव के साथ डील कर ले गया। वेव में और कुछ भी खास नहीं होता है। अगर कोई डिफिकल्टी क्रिएट करता है तो ये पोर्शन डिफिकल्टी क्रिएट करता है। तो अगर इसमें हम महारत हासिल कर ले तो जाने कितने चैप्टर्स ऐसे होंगे जो हमसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, राइट? और इसमें अगर प्रॉब्लम रही तो उन चैप्टर का जो बेसिक फाउंडेशन है वो भी खराब हो जाएगा। तो पहले हम लोग इस फंक्शन से बाकी सारे फंक्शंस निकाल लेते हैं, फिर सर्किल से इसको कनेक्ट करते हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी वहां से भी निकालते हैं, राइट? तो जो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ी थी उसमें क्या था कि पोजीशन टाइम फंक्शन पता है तो वेलोसिटी निकाल लो। तो वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका होगा? v अगर हमें निकालनी है तो इस पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। सबको पता है, खूब अच्छे से हम लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ रखी है। एक मैंने लेक्चर भी डाला है 7 घंटे का मैराथन क्लासेस का। इसके अलावा रिलेटिव वेलोसिटी, अदर काइनेमेटिक्स के बहुत सारे लेक्चर्स और भी पढ़े हैं। तो काइनेमेटिक्स का करीब नहीं कुछ तो 15 घंटे का मटेरियल यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अगर दिक्कत है जाकर के देख सकते हो। काइनेमेटिक्स से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स आती है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो पार्ट भी मैंने डिस्कस किया है, उसके लेक्चर्स भी वहां पर पढ़े हैं। तो ये चीज तो बिल्कुल ऑब्वियस लगती होगी। और हाँ, डिफरेंशिएशन के लिए जो हम लोगों ने कुछ रूल्स बनाए थे, कंपोजिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, कोसेंट रूल, एडिशन, सब मैंने डाल रखा है। अगर डिफरेंशिएशन में दिक्कत है वो भी जाकर के देख सकते हो, ओके? तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट था, ये था कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले अंदर वाले को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा ओमेगा और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ओमेगा t और प्लस फाई। वेलोसिटी का फंक्शन हमें मिल गया। अगर x a sin ओमेगा t प्लस फाई है तो फिर वेलोसिटी जो आएगी वो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई। एक बात हम लोग और यहां पर सीखते हैं, अगर मैं तुमसे बोलता है कि x मैक्स कितना आएगा, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? व्हेन साइन फंक्शन टेक्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और साइन मैक्सिमम कितना लेता है? 1 लेता है। तो इसी को क्या बोलते थे? एम्पलीट्यूड बोलते थे। अब मैं तुमसे यहां से पूछता है कि इस स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो जब कॉस फंक्शन अपने आप को मैक्सिमाइज कर लेगा तो उस समय स्पीड मैक्सिमम और कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वो भी हम लोग ये फंक्शंस भी पढ़ेंगे। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि वेव
और सिंपल हार्मोनिक मोशन अच्छे से पढ़ पाए। तो कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी होती, वो भी 1 होती। तो ये कितना आ गया, ए ओमेगा। इसका मतलब जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उस पार्टिकल की मैक्सिमम पोजीशन जा सकती है x इक्वल टू प्लस ए पर। अगर हम लोग x इक्वल टू 0 से मेजर कर रहे हैं और पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड जा सकती है वो मैक्सिमम स्पीड कितनी आएगी, ए ओमेगा। हमको पता है वो कहां पर होती थी, इक्विलिब्रियम पर होती थी, राइट। तो ये बात कैसे प्रूव करेंगे इक्विलिब्रियम पर, थोड़ा सा फेज का आइडिया जरा सा हिंट करता हूं कि जब मैक्सिमम स्पीड होगी तो cos ओमेगा t प्लस फाई कितना होगा, 1 होगा। और जहां पर cos 1 लेता है वहां पर साइन कितना लेता है, 0 लेता है। इसका मतलब जिस भी टाइम पर ये वैल्यू 1 होगी उस टाइम पर ये वैल्यू होगी 0। तो वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब स्पीड मैक्सिमम वहां पर एग्जिस्ट करेगी जहां पर x इक्वल टू 0। इसका मतलब मीन पोजीशन पर। तो मीन पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू वी मैक्स कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। हमारे पास पोजीशन आ गई, हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब हम लोग क्या बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन को लिख देते हैं स्मॉल ए से, क्योंकि कैपिटल ए से हम लोग लिख चुके हैं किसको, एम्पलीट्यूड को। तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वेलोसिटी का टाइम के साथ जो डेरिवेटिव है वही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। चलो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ए ओमेगा तो पहले से लिखा था, तो उस ए ओमेगा को हम लोग पहले से भी लिख लेते हैं। ए ओमेगा को हम लोगों ने पहले से लिख लिया। फिर ये कंपोजिट फंक्शन आ गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले इसको करेंगे तो वो आ जाएगा ओमेगा और कॉस का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन। तो दिस इज साइन ओमेगा टी और प्लस पाई। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया एक्सेलरेशन। क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। अगर मैं पूछता व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब ये अपने आप को मैक्सिमाइज। तो बदलने वाली चीज तो यही है ना, केवल टाइम प्रोग्रेसिव है, टाइम बदलेगा तो केवल टाइम वाला फैक्टर चेंज होगा, बाकी तो सब कांस्टेंट है। तो ये साइन फंक्शन मैक्सिमम कब कितना लेगा, 1 ले सकता है। तो जब ये मैक्सिमम होगा तो वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड में ए ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उस सिंपल हार्मोनिक मोशन करते पार्टिकल का एक्सेलरेशन मैक्सिमम ए ओमेगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड में होता है। बाकी हमको पता है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी आ गई, ए ओमेगा आ गई। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना आ गया, ए ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो यहां से अगर कोई ऐसा रिलेशन पूछता है, कैन वी राइट ए मैक्सिमम इज इक्वल टू वी मैक्सिमम इनटू ओमेगा, यस। ए ओमेगा को वी मैक्स लिख दो, ए ओमेगा। ये ऐसे बोल सकते हैं कि ये मैक्स पता हो, वी मैक्स पता हो, तो उसका जो रेशियो आ जाएगा वो एंगल। खैर ये सब चीजें फालतू की चीजें, कोई कंसेप्चुअल बातें नहीं, हम लोग इधर उधर कर रहे हैं। ओके, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये 1 होगा और जब साइन 1 होगा मतलब साइन मैक्सिमम होगा। एक बात और देखना, जब साइन मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है, और जब साइन मैक्सिमम है तो एक्स भी मैक्सिमम है। इसका मतलब जितना ज्यादा एक्स होगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन भी होगा। ये बात तो हम लोगों ने शुरू यहीं से करी थी, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो जितना एक्स ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने एक्स टी, वी टी और ई टी ये वाले तीनों फंक्शंस ड्रॉ कर लिए। अब इनके ग्राफ की बात भी करेंगे, लेकिन ग्राफ को जो फेस का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तब ग्राफ से स्टार्ट करेंगे, राइट। अब एक काम और करते हैं कि हम लोगों ने x और v में रिलेशन पहले चैप्टर में निकाला था कि जैसे हम लोगों ने कांस्टेंट पहले लेक्चर में कांस्टेंट c लिया था, तो c की वैल्यू ओमेगा आई थी, तो वहां पर v की वैल्यू आ गई, तो ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वो यहां से चेक करते हैं कि अगर हम लोग x और v से टाइम एलिमिनेट कर दें तो हमें x और v में रिलेशन मिल जाएगा। तो ये लिखा था साइन और v में लिखा था कॉस। हमें टाइम को एलिमिनेट करना है, राइट। तो अगर हमें टाइम को एलिमिनेट करना है तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, v इज इक्वल टू ए ओमेगा, और ये जो कॉस लिखा हुआ है क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं
1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैं जनरल चीजें लेके चल रहा हूं, अदरवाइज मैं सिंपलिसिटी के लिए लिख सकता था ए साइन ओमेगा टी, बट इन जनरल हम लोग लेके चल रहे हैं। तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी होगी, फिर हमने प्रूव भी किया होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। देन अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब कॉस इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन की वैल्यू कितनी आएगी, x अपॉन ए आएगी। तो यहां पर साइन स्क्वायर की अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे x अपॉन ए, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा v इज इक्वल टू ए ओमेगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस ए को अंदर ले जाओ, तो अंदर जाएगा तो रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास स्पीड और एक्स में एक रिलेशन आ गया, एंड दैट रिलेशन इज ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर हमें स्पीड मिल गई तो क्या फिर हमें काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना चाहेंगे तो स्पीड की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। तो हम लोग जब स्पीड की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो दिस विल बी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें ऑसिलेटिंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल गई। एक बात हमें और दिख रही होगी, क्या एक्स जितना बढ़ता जाएगा उतनी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। एक्स बढ़ाते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, वो तो वैसे ही पता था। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, मतलब सेंटर ऑफ ऑसिलेशन पर काइनेटिक एनर्जी स्पीड सबसे ज्यादा थी। जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाता है तो ड्रैग फोर्स लगता है, आगे जाने से रोकता है तो उसकी स्पीड को कम करता रहता है, काइनेटिक एनर्जी कम करता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच करके वो मोमेंटरी रेस्ट पर आता है, और वहां से फिर वापस आता है तो काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ती। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, और इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब x इक्वल टू जीरो पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो अगर हम लोग यहां से बात करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो हाफ ओमेगा स्क्वायर, इसको मैक्सिमाइज कर दो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी जब x की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो दिस इज हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इसने क्वांटम मैकेनिक्स में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा ऑसिलेटिंग पार्टिकल की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। और जब हम लोग जाते हैं थर्मल फिजिक्स में, थर्मल वाइब्रेशंस में जाते हैं, तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है उसकी हीट उतनी ज्यादा होती है, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। इसका मतलब उसके पार्टिकल बड़े एम्पलीट्यूड से बड़ी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं जाके बहुत आगे भी कनेक्ट करेंगे इसको। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज एट व्हेन द पार्टिकल इज at center of oscillation at equilibrium, and that is half omega square a square। तो बोल सकता हूं कि सारी ये जो काइनेटिक एनर्जी थी ये इसके बाद घटती चली जाएगी। तो ये तो हम लोगों ने निकाल लिया काइनेटिक एनर्जी का क्या फंक्शन आ रहा होगा। तो हमने अगर हम लोग ए और एक्स का फंक्शन निकाले तो सिंपली पता है k इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक वहीं से स्टार्ट किया तो यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्चुअली इक्वेशन को यहीं से शुरू ही किया था, तो चाहो तो टाइम एलिमिनेट करके ये भी निकाल सकते हो। तो ये चीजें तो हमारे फैक्ट्स आ गए। अब यहां पर एक चीज और समझते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो क्या है, और बड़ा कंफ्यूजिंग है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हम पूरा का पूरा जो पढ़ा है सब हिल जाएगा, क्योंकि हमें तो यही पढ़ाया जाता है कि when particle is at center of oscillation, when particle is at equilibrium, its potential energy equal to zero। मैं एक बात तुमसे कहता हूं, how can you be so sure to tell about potential energy, जबकि हमें पता है we can't write potential energy anywhere। हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर पाते हैं, हम पोटेंशियल भी डिफाइन नहीं कर पाते हैं। हम क्या डिफाइन कर पाते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। हम क्या डिफाइन कर पाते हैं? पोटेंशियल का चेंज। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर तुमने जीरो लिख ली
तो देयर मे बी सम प्रॉब्लम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस पर डिपेंड करती है कि कहीं की हमने मानी है तो कहीं की हम लिख सकते हैं, बिना कहीं की माने हम कहीं की पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख सकते। तो पहले तो जो तुम्हारी बुक्स में सब लिखा रहता है, बहुत सारे टीचर पढ़ाते रहते हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो वो मान करके पहले सॉल्व कर लो, राइट। लेकिन फिर ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, रो दोगे। कैसे रो दोगे? अब जैसे मैंने बोला कि एक वर्टिकल स्प्रिंग थी, एक नहीं हजारों क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं। ये वर्टिकल स्प्रिंग थी, इससे एक ब्लॉक लटका हुआ था, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जब आएगी तो उस समय तो स्प्रिंग इलोंगेटेड थी ना, तो भैया ये इक्विलिब्रियम पोजीशन भी, और तुम कह रहे हो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के पास है हाफ की x नॉट स्क्वायर, तो अब तो रो दोगे। अब सॉल्व कैसे करें, राइट। कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बुक कुछ क्वेश्चन से मिल जाएंगे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एग्जिस्ट करेगी, या तो जीरो मान करके सॉल्व करो। तो अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या पढ़ा है कि हम लोग रेफरेंस मान के किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो फिलहाल जो पढ़ते हो वही बता देता हूं कि ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था, ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन था, और ये इसकी राइट एक्सट्रीम पोजीशन थी, ये इसकी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है, और इस समय वेलोसिटी होती मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती। ऐसा फोर्स नहीं होता है, टोटल फोर्स होता है जीरो, लेकिन पोटेंशियल टोटल फोर्स पर डिपेंड नहीं करती है, वो तो फोर्स पर डिपेंड करती है। बट यहाँ पर बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं, बट अभी मैं वैसे ही चल रहा हूं जैसे चलते हो, राइट। अचानक से डोज दूंगा तो फिर ओवरडोज हो जाएगा। तो मैं यहां पर मान लिया जाता है कि सपोज u एट x इक्वल टू जीरो मान लिया है, तब कहीं का लिख पाएंगे, बिना माने हम कुछ लिख भी नहीं पाएंगे, ठीक। तो यहां पर अगर जीरो मानी गई है तो बाकी जगह का लिख सकते। फिर एक बात और बोलते हैं कि जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उस सिंपल हार्मोनिक मोशन की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। आगे जाने पर क्या काइनेटिक घट रही? यस घट रही, तो पोटेंशियल बढ़ रही होगी। तो जब पार्टिकल किसी जनरल पोजीशन पर पहुंच गया और वो पार्टिकल सपोज पहुंच गया यहां पर x इज इक्वल टू x पर पहुंच गया, तो x इज इक्वल टू x पर हमें काइनेटिक एनर्जी पता थी, और वो कितनी थी? वो थी, अभी भी निकाला था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो मैं एक बात तो बोल ही सकता हूं ना, ये मान लो x पोजीशन थी, तो मैं बोल सकता हूं टोटल एनर्जी एट पोजीशन x इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पोजीशन x इक्वल टू x। क्योंकि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, डैम्पिंग नहीं, वहां पर तो टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी। तो x इक्वल टू जीरो पर दो एनर्जीज थी, एक तो काइनेटिक और दूसरी पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू x और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू x। इसको हम लोगों ने फिलहाल जीरो मान लिया है, ना मानो तो सही रिजल्ट आ जाएगा। अब थोड़ा सिंपल लगता है तो मान लेते, क्या दिक्कत है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको हमने जीरो मान लिया। k इक्वल टू जीरो पर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो मैक्सिमम थी, तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग अगर x इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। मतलब x इक्वल टू जीरो पर जो टोटल एनर्जी है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ही है, अगर x इक्वल टू जीरो पोजीशन पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना जाता। हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बातें और क्लियर होंगी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी को कितना लिख सकते हैं? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। x पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो वो आएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहां से x पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। एक बात नोटिस करना, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन हो या काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन हो, दोनों कैसे पैराबोलिक है, क्वाड्रेटिक है, दोनों में क्या आ रहा है? x स्क्वायर आ रहा है। रही बात टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी का मतलब ये लिखा हुआ, किसी पॉइंट पर टोटल एनर्जी तो सेम रहेगी, तो जो यहां पर है वही यहां पर, टोटल वही यहां पर। तो टोटल एनर्जी की बात अगर आएगी तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम
इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, सीधे लिख देता हूं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी निकाल सकते हैं, राइट। एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वाला, ओके। अभी निकालते हैं, उसको भी निकालते हैं। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन तीनों के ग्राफ बनाते हैं। अगर हम लोग तीनों का एक्स के साथ ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पहले हम लोग बना देते, एक ही बनाते हैं एक्चुअली, तो क्लियर, ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो इन तीनों के ग्राफ हम लोग एक ही बनाते हैं। तो ये वाली जो एक्सिस थी वो एक्स एक्सिस थी, और ये जो एक्सिस जा रही है वो एनर्जी एक्सिस जा रही है। अब इसी एक्सिस पर हमें पोटेंशियल एनर्जी भी लिखना है, टोटल भी लिखना है, और काइनेटिक भी लिखना है, ओके। तो हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। एक बात तो तय है कि x इक्वल टू प्लस ए के पार्टिकल आगे नहीं जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस ए के पीछे नहीं जाएगा। तो एक बाउंड्री यहां पर बना देते हैं और एक बाउंड्री यहां पर बना दें। पोजीशन कैन नॉट एक्सीड प्लस ए और माइनस ए के पीछे नहीं हो सकती। दोनों बराबर डिस्टेंस पर, थोड़ा सा कम ज्यादा लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लग रहा है तो पीछे शिफ्ट कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले बनाते हैं टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी का जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ ऐसे बना लेते हैं। पार्टिकल की पोजीशन कहीं भी हो, टोटल एनर्जी उतनी रहेगी, और ये होगी कितनी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये ग्राफ किसका आ गया, टोटल एनर्जी का आ गया। अब हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और x इक्वल टू 0 पर हमने माना था पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक किसके बराबर होगी, टोटल के बराबर होगी। इसका मतलब ये वाला ग्राफ यहाँ पर तो ऐसे आएगा, इस जगह से स्टार्ट करेगा। अब पैराबोलिक ग्राफ है, जब x इक्वल टू ए हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो पैराबोला हमको पता है ऐसे। जो एनर्जीज एक्स पॉजिटिव पर आएंगी वही नेगेटिव पर, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है स्क्वायर। तो ये किसका ग्राफ आ गया, ये ग्राफ आ गया काइनेटिक एनर्जी का। अब ड्रॉ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का कर्व। तो अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ड्रॉ करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये भी तो पैराबोला है, बट x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी को हमने माना था 0, तो वो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, राइट। और चूंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का पैराबोला है, तो वो जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ ऐसे आएगा। ये किसका ग्राफ था, पोटेंशियल एनर्जी का। ये किसका था, काइनेटिक एनर्जी का। और ये किसका था, टोटल एनर्जी का था। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, किस एक्स पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम आएंगी, तो वो ये वाला पॉइंट था, ये वाला। तो अगर पूछा जाता है किस एक्स पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम आएंगे, तो बराबर कर दो। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हाफ कैंसिल हुआ, एम कैंसिल हुआ, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हुआ, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ओके। तो यहां से जो x की वैल्यू आ गई वो प्लस माइनस a अपॉन रूट 2 पर। इसका मतलब पार्टिकल की पोजीशन जब x इज इक्वल टू प्लस a अपॉन रूट 2 होगी या माइनस a अपॉन रूट 2 होगी, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एक्चुअली इक्विलिब्रियम जब आगे जाते हो तो काइनेटिक घटती, पोटेंशियल बढ़ती है। तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा भी है कि घटते घटते बढ़ते बढ़ते दोनों कैसे होंगे, बराबर। ऐसे बहुत से रिलेशंस हो सकते हैं जो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कौन से x के लिए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक की 2 टाइम्स है। तो उसने अगर बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स
काइनेटिक एनर्जी तो पुट कर दो वैल्यू। पोटेंशियल को क्या लिखोगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 2 टाइम्स काइनेटिक को क्या लिखोगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर तो पहले उड़ा दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 2/3। तो ऐसे बहुत से रिलेशंस हो सकते हैं जो यहां से पूछे जा सकते हैं, राइट। अब जो रिजल्ट हम लोगों ने निकाले xt vt at, ये बहुत इजीली निकाले जा सकते हैं सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट। तो जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिनको सिंपली देखना होता है चीजों को तो ऐसे देखते हैं। फिलहाल हम लोग ऐसे नहीं देख रहे, हमने पहले जस्टिफाई किया, एक चीज को जस्टिफाई करके फिर उसका शॉर्टकट निकालना तो इजी लगता है, अच्छा लगता है। कुछ पता ही ना हो फिर शॉर्टकट्स की बात करें तो पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमने एक पार्टिकल लिया जो सर्किल पर चल रहा था, और यहां पर 2 एक्सिस हमने और डिफाइन कर ली जो इस सर्किल के सेंटर से जा रही। एक ये एक्सिस थी एक्स एक्सिस और दूसरी एक्सिस थी वाई एक्सिस, और ये पार्टिकल जिस सर्किल पर मूव कर रहा था उसकी जो रेडियस थी, उसकी रेडियस को हम लोगों ने ए मान लिया। आर नहीं मानते, ए मानते। ये वही है जो हम लोग एम्पलीट्यूड लिखा करते थे, एम्पलीट्यूड के बराबर हमने रेडियस मान ली। इज दैट ओके? सबसे पहले सबसे सिंपल केस से शुरू करते हैं। एक पार्टिकल इस सर्किल पर चल रहा था और वो जो मोशन था वो UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्पीड यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन तो यहां पर बदल रही है। तो ये पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था। उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अपनी कोई स्पीड रही होगी, अपनी कोई एंगुलर स्पीड रही होगी। उस एंगुलर स्पीड को हम लोगों ने मान लिया ओमेगा, और जो लीनियर स्पीड आएगी उसको भी लिख सकते हो, v मान लेते हैं। फिलहाल मैं v नहीं मानता हूं, केवल ओमेगा मान लेता हूं। और पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहां से स्टार्ट करता था, इस जगह से स्टार्ट करता है, और ये टाइम होता है t इक्वल टू 0। इज दैट ओके? तो कुछ देर बाद पार्टिकल चल के यहां पर पहुंच गया होगा इस P पॉइंट पर, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई होगी। गॉट इट? अब एक बात बहुत पहले हम लोग समझते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऐसे, और इस पॉइंट, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, बस ये हमें इस पॉइंट का मोशन देखना है सबसे पहले। ओके, अब ध्यान से समझना। पार्टिकल ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था और इसको हमने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, और इसको बोल दिया डी। ऑब्जर्व करते हैं, पार्टिकल तो चलेगा सर्किल पर, फाइन। तो उसका जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर है वो तो एक्स एक्सिस पर ही चलेगा, उसका जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर है वो तो एक्स एक्सिस पर ही चलेगा ना। तो ध्यान से देखना, पार्टिकल सर्किल पर अगर ए से बी पहुंच गया तो ये जो भाई साहब पी पॉइंट है, ये कोई मास नहीं है, एक पॉइंट है केवल, इट्स नॉट अ मास। हु एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज अ पार्टिकल, दैट इज अ मास। तो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है जो कनेक्ट करता है उन इक्वेशंस को जो हमने पहले डराइव कर रखी है। तो इट जस्ट अ पार्टिकल, और हम लोग एक एनालॉजी डेवलप कर रहे हैं कल, और कुछ नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज नॉट रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, ताकि हम चीजों को सिंपली कैलकुलेट कर सकें। और वो भी जो कैलकुलेट किया था कौन सा बहुत डिफिकल्ट था, समझ में भी आया। तो जब पार्टिकल सर्किल में ए से बी पहुंच गया, जब फेजेस पढ़ाएंगे तो ये भी बहुत जरूरी हो जाएगा, यहां से भी हम लोग इजीली सीख जाएंगे वहां पर कि फेजेस के साथ कैसे डील करना है। अब चूंकि बहुत टॉपिक कनेक्टेड है इसलिए बहुत जरूरी कि इसको अच्छे से पढ़ा जाए, और कोई बात नहीं। अगर केवल सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात होती कि इससे सवाल आते
तो फिर इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, फैक्ट रट लो, फॉर्मूला रट लो, पेपर में आया सवाल करके चले आओ। बट समस्या कहाँ आ जाएगी? एलसीआर सर्किट पढ़ोगे तो आ जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे तो आ जाएगी, स्टिंग वेव पढ़ोगे तो आ जाएगी, साउंड वेव पढ़ोगे तो आ जाएगी, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे तो समस्या आ जाएगी। समस्याएं, इसलिए जरूरी है अच्छे से पढ़ा जाए। ओके, अब पार्टिकल बी से सी गया, तो जब पार्टिकल यहां कहीं पर होगा तो प्रोजेक्शन ये आ गया। परछाई, ये क्या है? इसकी परछाई है, कहां पर? एक्स एक्सिस पर है। सूरज की रोशनी सीधे नीचे गिर रही है, तो अगर पेन ऐसा होता, रोशनी सीधे गिरती तो परछाई सीधे नीचे जाती। अब सूरज इधर होता तो परछाई ऐसे आती। तो ये क्या है? परछाई। हम लोग किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? परछाई, मतलब शैडो को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और तब जब सन बिल्कुल वर्टिकली रेज भेज रहा है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परछाई का क्या होगा। तो ध्यान से देखना, ये पार्टिकल ए से बी गया, तो उसकी परछाई ए से ओ चली गई स्ट्रेट लाइन पर। फिर पार्टिकल बी से सी गया, तो उसकी परछाई ओ से सी चली गई। फिर पार्टिकल सी से डी चला गया, तो उसकी परछाई सी से ओ चली गई। फिर पार्टिकल डी से ए चला गया, उसकी परछाई ए चली गई। इट मींस परछाई ने जो मोशन किया, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। I am still not saying it's a simple harmonic motion जब तक हम प्रूव नहीं कर लेंगे कि its acceleration is proportional to x and opposite to it, but this is moving to and fro and hence एक बात प्रूव हो गई कि इस पार्टिकल की x एक्सिस पर जो शैडो है, जो परछाई है, जो प्रोजेक्शन है, that is an oscillatory motion, that performing an oscillatory motion. Okay? ऑसिलेटरी मोशन समझ में आ गया कि परछाई ने ऑसिलेटरी मोशन किया है। एक बार फिर से समझते हैं, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन जो कर रहा था वो ए पर था, तो उसकी परछाई भी ए पर थी। फिर पार्टिकल घूमते घूमते बी पर पहुंचा, तो उसकी परछाई स्ट्रेट लाइन पर ए से ओ पहुंच गई। फिर पार्टिकल बी से घूम करके सी गया, तो उसकी परछाई ओ से सी पहुंच गई। फिर वो सी से डी गया, तो उसकी परछाई वापस। मतलब इस पार्टिकल ने एक सर्किल कंप्लीट किया और परछाई ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। फिर पार्टिकल घूमेगा, इसका मतलब पार्टिकल ऐसे ऐसे करके मूव करता रहेगा और परछाई ऐसे 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 करके ऑसिलेट करती रहेगी। फाइन, लेकिन ये मोशन स्टार्ट हुआ था एक्सट्रीम पोजीशन से। ये बातें बाद में कनेक्ट करूंगा, अभी नहीं कनेक्ट कर रहा हूं, अभी ठीक है जैसा भी है। हमने एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया था। एक परछाई की और बात कर लेते हैं, एक परछाई वाई एक्सिस पर भी ले लेते हैं। अब की बार लाइट ऐसे पड़ रही है, ऐसे ऐसे पड़ रही, तो वाई एक्सिस की परछाई की अगर बात करते हैं, तो वाई एक्सिस पर परछाई ये पड़ रही थी, ये परछाई थी क्यू। जब पार्टिकल ए पर था तो उसकी परछाई ओ पर थी। फिर पार्टिकल ऐसे घूम के यहां पर पहुंचा, तो उसकी परछाई, उसका शैडो ऐसे चला गया। फिर पार्टिकल घूम के यहां पर पहुंचा, तो उसकी परछाई ऐसे वापस आ गई। फिर पार्टिकल सी से डी गया, तो उसकी परछाई, पार्टिकल सपोज यहां पर था तो परछाई ऐसे आ गई। फिर डी से चला गया। इसका मतलब इस शैडो ने, इस परछाई ने, इस प्रोजेक्शन ने कैसा मोशन किया? ऐसे 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 ऐसे। तो एक्स एक्सिस पर जो शैडो था वो एक्स एक्सिस पर ऑसिलेट कर रहा था, वो पॉइंट के टू एंड फ्रो। जो वाई एक्सिस पर शैडो था वो वाई एक्सिस पर ऑसिलेट कर रहा था टू एंड फ्रो। दोनों ऑसिलेटरी मोशन है, बट अंतर है यहाँ पर। क्या अंतर है? t इक्वल टू 0 पर हमने यहां से स्टार्ट किया था, तो एक्स एक्सिस की जो परछाई है वो मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट करके ऐसे मूव करती, और जो वाई एक्सिस की परछाई है वो मोशन अपना इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करके ऐसे जाती। तो ऑसिलेटरी मोशन तो प्रूव हो गया। नाउ लेट्स ट्राई टू प्रूव दैट दिस इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि अगर प्रूव हो गया तो हम डेरिवेशन पे ना जाके सीधे इसी सर्किल से रिजल्ट निकाल लिया करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये हम लोगों का सर्किल था जिस पर पार्टिकल मूव कर रहा था, ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस है। ओके, कुछ कलर सही नहीं दिख रहा है, अलग कलर से बनाते हैं। ये सर्किल है, सही बना कि नहीं बना? ठीक ठीक है यार, कौन सा मुझे नंबर मिलना है? ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है।
और ये कौन सा एक्सिस है भाई? पहले हम लोग एक्स एक्सिस की परछाई की बात करेंगे और किसी की नहीं करें। और हम लोग मोशन को स्टार्ट कराते हैं यहां से, t इक्वल टू 0 पर मोशन अपने एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा था और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। तो t टाइम में क्या होगा? t टाइम में पार्टिकल यहां पर पहुंच गया t पॉइंट पर, और इसकी वेलोसिटी हो गई ऐसे, ये वेलोसिटी लिख दी हम लोगों ने। इसके प्रोजेक्शन की बात करते हैं, तो इसका जो प्रोजेक्शन था वो यहां पर था। एक्चुअली हम लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं, इस प्रोजेक्शन की। तो एक बात समझना, मोशन ऐसे होता है, ये परछाई है और ये पार्टिकल है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी शैडो की है, मतलब प्रोजेक्शन की है, इसको मान लेते कुछ मान लेते, कुछ भी मान लेते, जेड मान लेते, मतलब पॉइंट है क्यू मान लेते। क्यू पॉइंट जितनी वेलोसिटी से चल रहा होगा उतनी ही वेलोसिटी इसकी हॉरिजॉन्टल भी आएगी, उतनी तो आएगी, राइट? टी टाइम में इसने कितना घूम गया होगा? ये घूम गया होगा ओमेगा टी, क्योंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी? ओमेगा टी। और ये लेंथ कितनी थी? एक इक्वल थी। तो टी टाइम बाद जो पोजीशन होगी x इक्वल टू एक्स, वो पोजीशन कितनी आएगी? a cos ओमेगा टी। इसका मतलब हम लोग पोजीशन एट टाइम t लिख सकते और वो लिख सकते a cos ओमेगा टी तब जब इस परछाई ने अपना मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू किया था। ये शायद पता होगा सभी को, x इक्वल टू a cos ओमेगा टी तब लिखते हैं जब पार्टिकल अपना मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है। इज दैट फाइन? ओके, अब इसको चाहो तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी बना लो, लेकिन वेलोसिटी भी इसी से निकालते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये ओमेगा टी था तो ये भी ओमेगा टी था, तो ये 90 माइनस ओमेगा टी तो ये भी ओमेगा टी। वेलोसिटी का ये कंपोनेंट आएगा ऊपर वाला v cos ओमेगा टी, और ये जो कंपोनेंट आएगा वो v sin ओमेगा टी। मतलब जो वेलोसिटी आ गई, और v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? r ओमेगा, लेकिन रेडियस को कितना मान लिया? a मान लिया। तो ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा, ये कंपोनेंट आ जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी वेलोसिटी। तो जितनी वेलोसिटी से, जो इस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उतने से तो ये भी चल रहा होगा ना, ऐसे तो चलता है ऐसे। तो इस शैडो की जो वेलोसिटी आ रही होगी, उस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? उस वेलोसिटी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई a ओमेगा, और कितना? ये कॉस आएगा, ये साइन आएगा, सॉरी, दिस इज साइन ओमेगा टी। तो दिस इज a ओमेगा साइन ओमेगा टी। लेकिन वेलोसिटी लेफ्ट साइड पर और हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव किधर होती है? राइट साइड पर। तो यहां पर क्या करते हैं? एक माइनस लगा देते हैं। तो वेलोसिटी का जो टाइम के साथ फंक्शन आ गया वो माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट? इतनी बात क्लियर। एक बात और याद रखना, टाइम चूंकि प्रोग्रेसिव है तो गलती से भी जब सर्कुलर मोशन के केसेस से सिस्टम को कनेक्ट करना तो उसको क्लॉकवाइज ना घुमा देना, क्योंकि अगर तुमने क्लॉकवाइज घुमाया तो ओमेगा टी घटने लगेगा, और ओमेगा टी घटने लगेगा मतलब टाइम घटने लगेगा। टाइम इज प्रोग्रेसिव, दैट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। तुम्हारे सारे रिजल्ट उल्टे आ जाएंगे। तो एक्स एक्सिस पर जो मोशन हो रहा था उसकी पोजीशन टाइम फंक्शन था a cos ओमेगा टी, और वेलोसिटी टाइम फंक्शन था माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। चाहो तो उसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लो। अभी हम लोगों ने वेलोसिटी तक पहुंचा, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन की बात करते हैं। पार्टिकल का मोशन कैसा था? सर्कुलर। कौन सा सर्कुलर? यूनिफॉर्म सर्कुलर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। ये पढ़ ना पढ़ा, सर्कुलर मोशन का लेक्चर पढ़ा हुआ है, पढ़ लो जाकर के। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत अच्छा लेक्चर है, जो काइनेमेटिक्स और फोर्स कॉन्सेप्ट को एक ही मिला करके सर्कुलर मोशन को बहुत अच्छे से डिस्कस करता है। पहला लेक्चर, बाकी मैं डालूंगा, तब देख लेना उसको। ओके, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो केवल कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल, जिसको रेडियल बोलते हैं। तो इस जगह पर जो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है वो सेंटर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, और उसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर।
तो इस ग्राफ को एक बार फिर से बना लेते हैं, इस फिगर को। यहां पर जब पार्टिकल था तो उसका एक्सेलरेशन था कितना, आर ओमेगा स्क्वायर, सेंटर की तरफ होता था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये वाला एंगल था ओमेगा टी, ये वाला ओमेगा टी तो था। तो इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा वो आएगा ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो यहां से हमें जो एक्सेलरेशन मिल गया आकर के वो मिल गया ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये एक्सेलरेशन तो मिला, बट एक्सेलरेशन किधर था, लेफ्ट साइड पर। तो लेफ्ट साइड कैसी थी, नेगेटिव, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है तो लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव है। तो हमने पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम फंक्शन लिख लिए और एक्स एक्सिस के प्रोजेक्शन से लिख लिया। अगर वाई एक्सिस से लिखना होता तो लिख सकते हो, कैसे, तब वाई की वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। तो अगर ये ए था तो ये आता ए साइन ओमेगा टी, फिर वेलोसिटी का ये कंपोनेंट करते तो आता ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, फिर एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट करते तो आता ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। फिलहाल हम लोग एक्स एक्सिस पर ही केवल फोकस करते हैं। ये रिजल्ट केवल तब तक वैलिड है जब तक, हाँ अब एक चीज समझ में आ गई, इफ एक्स varying like this motion is simple harmonic motion। cause पे नहीं जा रहे हैं, बट मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मोशन तो पार्टिकल करता है ना, यहाँ तो पार्टिकल है ही नहीं है, तो शैडो इज मासलेस, बट काइनेमेटिक्स उसकी जो वो समझ सकते हैं। तो कोई पार्टिकल अगर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है और कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसका एक्सटी फंक्शन ये आएगा, वीटी फंक्शन ये आएगा और एटी फंक्शन ये आएगा। तो हम लोगों ने मोशन को स्टार्ट किया था एक्सट्रीम पोजीशन से। अब क्या करते हैं, मान लो इक्विलिब्रियम सोल्यूशन, एक बार इस चीज को फिर कनेक्ट करते हैं, फिर जनरली कनेक्ट कर दूंगा, ध्यान से सुनना। मैंने मान लिया कि कोई पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब की बार जो मोशन स्टार्ट हो रहा था वो यहां से हो रहा था। मैंने एक बात और बोली है, कभी भी क्लॉकवाइज मोशन मत ले लेना, क्योंकि टाइम इज प्रोग्रेसिव और टाइम प्रोग्रेसिव है। क्लॉकवाइज मोशन लोगे तो घटेगा, सब रिजल्ट बेकार हो जाएंगे, राइट। पार्टिकल का मोशन एंटी क्लॉकवाइज ही लेना, ठीक। तो पार्टिकल इस सर्किल पर मूव कर रहा था और यहां से मूव कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो इसका अगर प्रोजेक्शन लेते तो पहले तो यहां पर आता, फिर पार्टिकल यहां पर पहुंचता, तो पार्टिकल यहां पर पहुंचता तो प्रोजेक्शन यहां पर पहुंच जाता। तो टी टाइम में कितना चल गया होगा, टी टाइम में चल गया होगा ओमेगा टी। ये तो स्टार्ट किया तो ये टाइम कितना था, टी टाइम था, और ये x था, ये ओमेगा टी था तो ये कितना था, ओमेगा टी, राइट। तो ये ओमेगा टी था और ये a था तो ये कितना आ गया, a साइन ओमेगा टी, a साइन ऑफ ओमेगा टी, a साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये पीछे तो माइनस लगा दो। तो x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, पोजीशन टाइम फंक्शन। ध्यान से देखना, t इक्वल टू 0 पर प्रोजेक्शन कहां पर था, सेंटर पर, लेकिन जा किधर रहा था, लेफ्ट साइड पर। तो सेंटर पर था और किधर मूव कर रहा था, लेफ्ट साइड पर। उस केस में जो एक्स टी फंक्शन आएगा वो ये आ रहा होगा। अब अगर वेलोसिटी की बात करते तो वेलोसिटी कितनी थी, आर ओमेगा, मतलब ये ओमेगा। तो इस एक यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ओमेगा टी था, ये 90 माइनस ओमेगा टी, तो ये भी ओमेगा टी। तो वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट आएगा वो कॉस ओमेगा टी आएगा। तो दिस इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, लेकिन वो लेफ्ट साइड पर है तो माइनस, तो ये वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो किधर है, सेंटर की तरफ, और एक्सेलरेशन होता कितना है, आर ओमेगा स्क्वायर। आर कितना का, ए था। तो एक्सेलरेशन का जो ये कंपोनेंट आएगा ये ओमेगा टी था, तो ये आएगा कॉस ओमेगा टी और ये आएगा साइन वाला। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। तो हमें सारी चीजें पता चल गई सर्किल से। लेकिन ये सारे रिजल्ट कब तक वैलिड होंगे, ये रिजल्ट वैलिड होंगे जब तक पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करता है, बट स्टार्टिंग में किधर जाता है, पीछे जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है स्टार्टिंग में राइट साइड पर जा रहा हूं, तो अब क्या करेंगे, उल्टा घुमाना पड़ेगा। अब यार मान लो पीछे जा रहा था तो वो एक केस हुआ, लेकिन अगर आगे चलता है t इक्वल टू 0 पर इक्विलिब्रियम में, तो क्या उल्टा घुमाना पड़ेगा, नो, यहां से शुरू करना होगा। इस सर्किल में पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है ऐसे, इस तरीके से, ओके। पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है और t इक्वल टू 0 पर अगर वो यहां पर होता
इसकी वेलोसिटी हमें पता है कितनी, ए ओमेगा। आर ओमेगा सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तो आर ओमेगा। ऐसे मूव कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन था वो यहां पर हुआ, तो ये अगर यहां पर पहुंचेगा जाकर के तो प्रोजेक्शन भी तो यहां पर पहुंचेगा x इक्वल टू एक्स पर। तो t टाइम में कितना चल चुका होगा, t टाइम में चल चुका होगा ओमेगा टी। t टाइम में कितना मूव करेगा, ओमेगा टी मूव करेगा। तो ये ओमेगा टी था, तो ये भी कितना आएगा, दिस इज ऑल्सो ओमेगा टी। तो ये अगर ए है तो ये कितना आएगा, ए साइन ओमेगा टी। तो जो x की वैल्यू हमें मिल गई, दिस इज ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। मतलब अगर पार्टिकल x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है, राइट साइड पर जाता है, तो उसका पोजीशन टाइम ए साइन ओमेगा टी, मतलब है सचम है, प्रोजेक्शन हमेशा सचम करता है, ये बात क्लियर हो चुकी है। अब वेलोसिटी क्या लिखनी है, तो इस समय वेलोसिटी थी कितनी, ए ओमेगा। ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते, तो ये ओमेगा टी है, ये 90 माइनस ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी है 90 माइनस ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी। तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना आ गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ये क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गई। अगर एक्सेलरेशन निकालना होता तो एक्सेलरेशन था किधर, सेंटर की तरफ, तो ये एक्सेलरेशन कितना था, दिस इज ए ओमेगा स्क्वायर। तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा ए कॉस, और ये कंपोनेंट इधर आएगा कितना, ए साइन, तो पीछे की तरफ होगा, तो एक्सेलरेशन वैसे कितना था, ए ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर, और कंपोनेंट कितना आएगा, साइन का आएगा, लेकिन किधर था, पीछे था, तो माइनस। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई। अब अगला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं इन जनरल।